पिछले 8 सालों में लगभग 5 ऑटोमोटिव ब्रांड्स देश छोड़कर चली गई हैं और इन 5 ब्रांड्स में से एक ब्रांड फोर्ड जो कि इंडिया कमबैक को लेकर काफ़ी चर्चा में है। इतना तो आपको भी पता होगा, बट इस न्यूज़ के पब्लिश होते ही मानो सारी कार गाइस के बीच हड़कंप मच गया हो। क्या मित्सुबिशी भी फोर्ड की तरह वापस आने वाली है? इसके कुछ क्लूज हमें इनके नए टीवीएस एंड मित्सुबिशी के कोलैब से पता चलता है। लगभग हर मीडिया आर्टिकल्स इस न्यूज़ को दबा के छाप रही है, जिससे लोगों के बीच काफ़ी बस क्रिएट हो गया है। बट ये सारी न्यूज़ कई सवाल खड़े करते हैं। अगर इनको 6 साल बाद कमबैक करना ही था तो ये इस डेवलपिंग मार्केट को छोड़कर ही क्यों गए थे? और अगर अब ये वापस आना ही चाहते तो इनके पास कौन कौन सी न्यू स्ट्रेटेजीज एंड कार्ड्स है अपने इंडियन मार्केट के लिए? एंड फाइनली क्या मित्सुबिशी सच में वापस आ भी रही है या फिर ये सब बस एक हवा है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है बट हमारे लिए रोजी रोटी। एम करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स का। तो यार मित्सुबिशी के कमबैक को जानने से पहले हमें ये जानना होगा वो यहाँ से गए ही क्यों थे। मित्सुबिशी के इंडिया में फेल होने के पीछे कई रीजंस को माना जाता है, जैसे कि इनका प्रोडक्ट लाइनअप। साल 2004 में इनकी फर्स्ट कार मित्सुबिशी लैंसर लॉन्च हुई, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 7.26 लाख था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और आपको इतना तो पता होगा उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी काफी कमजोर थी, इसलिए ये गाड़ी भी उस टाइम के हिसाब से काफी महंगी थी। सन 2000 तक काफी कम बड़ी कार सड़कों पर दिखाई भी देती थी। आजकल तो कॉमन हो गई है बड़ी कार्स स्कॉर्पियो एन की वजह से। उस टाइम इंडियंस एक सस्ती कार लेना प्रीफर करते थे कंपेयर टू ए बिग फीचर रिच व्हीकल, जहां मित्सुबिशी ने सबसे कम दिमाग लगाया और इस गैप को मारुति ने सुजुकी मोटर कॉर्प जापान के साथ जॉइंट वेंचर करके फुलफिल किया और आज भी कर रही है। अब छोटी गाड़ी से तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मारुति 800। काफी कम समय में इस कार ने लोगों के दिल में जगह बना लिया एंड हाँ, इसमें से हमारी भी फैमिली एक थी। यस, साल 2004 में हमारे पूरे वंश में पहली कार आई ए सेकंड हैंड मारुति 800। एनीवेज, टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। साल 1998 से 2016 तक इन्होंने अपनी काफी कार्स लॉन्च की, जैसे मित्सुबिशी केडिया एक्स शोरूम प्राइस 8.26 लाख टू 9.87 लाख एंड मित्सुबिशी चैलेंजर, मित्सुबिशी लैंसर, मित्सुबिशी मोंटेरो, मित्सुबिशी आउटलैंडर एंड फाइनली द लेजेंडरी पजेरो। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारी कार्स की प्राइस रेंज काफी ज्यादा थी उस टाइम के हिसाब से। अब ऐसा भी नहीं था कि मित्सुबिशी बिल्कुल ही कुछ अलग प्रोवाइड कर रही थी कंपटीशन से, एक्सेप्ट पजेरो। ऐसे तो इनकी सारी कार्स कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी, बट इनकी पजेरो की बात ही अलग थी, कॉज ऑफ मुन्ना भैया। पजेरो की स्ट्रॉन्ग गुडविल, ठीक फॉर्च्यूनर की तरह ही पजेरो ने भी अपनी बुच बल्कि पावर लुक्स की वजह से पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन की पहली पसंद बन गई थी। बट यार एक बात याद रखना, इस तरह की कार्स की सेल्स फिगर कुछ एकदम ही अलग नहीं होती, कॉज ऑफ देयर हाई प्रीमियम प्राइस। पजेरो फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की कार थी बट उससे थोड़ी सस्ती थी। अगर किसी भी ब्रांड को पर्टिकुलरली इंडिया में सक्सेस चाहिए तो उसे सस्ती कार से शुरुआत करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक किया। ठीक इसी तरह इनका पूरा प्रोडक्ट लाइनअप ही उस टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा था, और जब मैच करने की बारी आई, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट जिसकी शुरुआत रियो ने की थी, हाँ मैं उसी प्रीमियर रियो की बात कर रहा हूँ। 2009 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने रियो को जन्म देके एक नया सेगमेंट ही खड़ा कर दिया, बट अफसोस ये खुद भी वहाँ पर नहीं टिक पाए। इस सेगमेंट को बूम इको स्पोर्ट ने दिया। जहाँ तक मुझे पता है शायद आपको ये बात पता नहीं थी, इसलिए यार लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के छोटे छोटे डिटेल्स को निकालने में। एम करते हैं 1 लाख लाइक्स का। 2013 में फोर्ड ने इको स्पोर्ट को भारतीय बाजार में उतारा। शुरू में तो इस कार की लुक्स एंड फीचर्स लोगों को काफी पसंद आई, बट ये एसयूवी समय के साथ अपडेट नहीं किया गया और इसी कारण ये टिक भी नहीं पाई। इनफैक्ट फोर्ड ही नहीं टिक पाई। कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में मित्सुबिशी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, बट इसी वक्त यानी 2016 में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। और यार ये भी देखा गया था मित्सुबिशी कार लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद उसका प्राइस ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देती थी, बिल्कुल मारुति जिम्नी की तरह, जिसे उन्होंने 16 लाख एक शोरूम प्राइस में लॉन्च किया, फिर उसके बाद में उसका 2 लाख रुपए प्राइस घटा दिया। तो सोचो जिन्होंने पहले गाड़ी खरीद ली उनके दिल पर क्या बीतेगी। मित्सुबिशी ने ये केस काफी बार किया, इससे लोगों के बीच ट्रस्ट खत्म हो गया मित्सुबिशी को लेके। लगभग इन्होंने अपनी सारी कार्स का प्राइस शुरू में बढ़ा के लॉन्च किया, फिर बाद में ड्रास्टिकली 2 से 3 लाख लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट कई केसेस में तो इन्होंने अपने गाड़ियों के प्राइस 10-10 लाख रुपए तक कम कर दिया लॉन्च के बाद। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब ये वापस आना ही चाहते हैं तो इन्हें कौन कौन सी कार्स एंड स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ेगी? यार देखो, इंडिया एक काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हम इंडिया से 5 रुपए की पेन भी खरीदते हैं तो उससे बिना लिखे पैसे नहीं देते दुकानदार को, एंड थोड़ा बहुत होना भी चाहिए भाई, पैसे पेड़ पर तो लगते नहीं है ना। अब इससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, लोग सोशल मीडिया पर पजेरो पजेरो चिल्ला तो रहे हैं, बट इससे काम नहीं बनने वाली। पजेरो का प्राइस सफारी एंड फॉर्च्यूनर के बीच में प्लेस किया जाएगा, यानी एक शोरूम 40 लाख। अब आप खुद ही सोचो, फॉर्च्यूनर हर महीने 3 से 4 हजार यूनिट बिकती है। अब ऐसा तो होगा नहीं इसके आते ही फॉर्च्यूनर की सेल 0 हो जाएगी, इसलिए पजेरो से तो काम नहीं चलने वाला। अगर ये इंडिया को लेके सीरियस है तो इन्हें नेक्सॉन एंड क्रेटा वाला सेगमेंट चूज करना पड़ेगा, यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। और आपको तो पता ही होगा ये रेड ओशन वाला सेगमेंट कितना डेंजरस है। मतलब इस सेगमेंट में आज अगर कोई ब्रांड अपना कार लॉन्च करना चाहती है तो उनकी आड़ी पसली एक हो जाती है, कॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर लाइक कोरियंस, Hyundai, किया एंड MG, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा एक्सेट्रा। फिर भी इनकी कुछ कार्स लाइक एस्केप क्रॉस जो कि क्रेटा वाली सेगमेंट में होगी, इसका एक शोरूम प्राइस यूएस में $26,000 है। अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 20 लाख का पड़ेगा। विराग जो कि बलेनो की सेगमेंट में आएगी, इसका एक शोरूम प्राइस $16,000 यानी 13 लाख के आसपास। आउटलैंडर स्पोर्ट जो कि हैरियर एंड एक्सयूवी वाले सेगमेंट में होगी, इसका एक शोरूम प्राइस $23,000 यानी 20 लाख रुपए। ये 3 कार एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में।
अब बारी आती है, क्या सच में मित्सुबिशी इंडिया में आ भी रही है या फिर ये सब बस एक हवा है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो देखो, बात ऐसी है कि टीवीएस मोबिलिटी, जो कि टीवीएस ग्रुप का ही एक सब्सिडरी ब्रांड है, इसमें मित्सुबिशी ने लगभग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के डीलरशिप बिजनेस को संभालने के लिए। अब टीवीएस मोबिलिटी करती क्या है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो साउथ इंडिया साइड में टीवीएस मोबिलिटी चेन ऑफ डीलर्स का नेटवर्क संभालती है, मतलब वहाँ के सेल परचेस संभालती है। आप इसे अगर आसान भाषा में समझना चाहो तो दुकान आपकी, प्रोडक्ट आपका, लेकिन उसे चलाऊंगा मैं। ये टीवीएस मोबिलिटी ऑटोमोटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका अगर मैं सीधा सा आंसर दूं तो इसका आंसर ये होगा, अभी फिलहाल मित्सुबिशी कंफर्म नहीं की है कि वो इंडिया में आने वाली है, लेकिन 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि वो जैपनीज ब्रांड को थोड़ा सपोर्ट करना चाहती है और अपना रेवेन्यू जो कि टीवीएस मोबिलिटी के थ्रू आएगा उसे $2 बिलियन का करना चाहती है, जो कि फिलहाल में $1 बिलियन का है। ये काफी बड़ा कमिटमेंट है और उन्हीं चेन ऑफ डीलर्स को संभालने के लिए काफी टेक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो एक डिजिटल ऐप बनाएंगे जिस पर कस्टमर सपोर्ट दी जाएगी, सेल्स, सर्विस, इंश्योरेंस सॉल्यूशन एक्सेट्रा के लिए। ये सिर्फ फिलहाल साउथ इंडिया साइड में चलेगी, धीरे धीरे ये पैन इंडिया में एक्सपांड होगी सर्विस। मित्सुबिशी अभी फिलहाल इंडिया नहीं आ रही, लेकिन इतना कर लेने के बाद में हमें थोड़ा तो अंदाजा लग जाता है, शायद ऐसा हो सकता है 2025 तक मित्सुबिशी इंडिया कमबैक को थोड़ा सीरियसली लेगी। 2016 में मित्सुबिशी ने अपने इंडिया ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। उस टाइम इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट की हालत काफी खराब थी, बट नाउ इन 2024 इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ से तो भैया एक बात क्लियर होती है, अब हर ग्लोबल प्लेयर इंडिया में घुसना चाहता है और घुस के बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ये मार्केट जितना ही अच्छा बाहर से देखने में लगता है उतना ही अंदर से कॉम्पिटिटिव एंड प्राइस सेंसिटिव है। तो इस बात का तो मित्सुबिशी को ध्यान रखना होगा। लेकिन यस, अगर आप मुझसे पूछो इंडिया वापस आएगी तो इसका जवाब मैं यस ही दूंगा, नो नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ तक 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात है वो भी डायरेक्ट मित्सुबिशी ने इन्वेस्ट किया है, वो भी डीलरशिप संभालने के लिए। तो यहाँ से आप एक क्लू जरूर पकड़ सकते हो, ये फिर से डीलरशिप बिजनेस को थोड़ा स्टडी करने में लगे हुए हैं। फ्यूचर में 2025-26 तक जरूर आशा है कि मित्सुबिशी अपनी कार्स को सीबीयू मतलब कंप्लीटली बिल्ड अप यूनिट इंपोर्ट करके सेल करना चाहेगी। और अगर ऐसा हो तो मैं तो भाई पजेरो के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। आप किस गाड़ी के लिए वेट कर रहे हो कमेंट करके बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। एम करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स, 1 लाख लाइक का पूरा कर देना, और हो सके तो कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करना, थोड़ा फीडबैक शेयर करना, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।